मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल गाइडेंस एकेडमी सैलेंसर में स्वागत है। आज बेटा हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का एक टॉपिक लेकर आपके बीच हाजिर हैं। आपको ये बता दें कि ये इन्वायरमेंट एक ऐसा विषय है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा अवश्य जाता है। आजकल जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हों, चाहे वो आपकी प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उन सारी परीक्षाओं में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके पर्यावरण से रिलेटेड अवश्य आ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण के मुद्दे आजकल पूरे वर्ल्ड लेवल पर छाए रहते हैं। पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है हम लोगों की वजह से, प्रदूषण, इन सारी चीज़ों से। तो इस वजह से पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। तो आइए हम लोग आज कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आपके बीच हाजिर हैं। तो इन वन लाइनर क्वेश्चंस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चनों को मैंने चुना यहाँ पे। तो उस क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करता हूँ आज इन्हीं क्वेश्चनों से। तो देखिए, पहले बेटा मेरा फैक्ट कौन सा है, वन लाइनर फैक्ट है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया। तो क्वेश्चन समझिए कि मतलब केंद्र सरकार में पहली बार एक नया मंत्रालय गठित हुआ पर्यावरण और वन मंत्रालय के नाम से। यानी पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन कब हुआ आपका? 1985 में हुआ था, 17 सितंबर 1985 में। बस केवल आप 1985 याद रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब गठित हुआ, तो आपका 1985 में गठित हुआ था। देखिए अगला फैक्ट हमारा क्या है बेटा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया आपका? 1986 में। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ? 1985 में हुआ। तो 1 साल का अंतर है दोनों के बीच। तो इन दोनों को आप याद रखिए, इसमें भ्रमित मत होइएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। अब देखिए बेटा अगला फैक्ट हमारा क्या है, आपको ये बता दें कि इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि अपने यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 में लागू किया गया। हमारा जैसे मोर वगैरह और वन्य जीव हैं, वो सारे के सारे इसी अधिनियम के तहत संरक्षित किए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और ये बता दें कि ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण अधिनियम है आपका, जिसमें सबसे अधिक जीव सम्मिलित हैं। तो सबसे अधिक जीव इसमें सम्मिलित हैं, आपके इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अब क्या है, पर्यावरण के प्रमुखता 3 घटक होते हैं। पर्यावरण के कौन से घटक होते हैं? 3, ध्यान रखिएगा। भौतिक या अजैविक घटक, दूसरा आपका जैविक घटक, और तीसरा आपका ऊर्जा संगठक। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पर्यावरण के 3 घटक होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? भौतिक या अजैविक घटक, भौतिक को ही अजैविक घटक कहा जाता है, और दूसरा आपका जैविक संगठक है, और तीसरा आपका ऊर्जा संगठक है। इनको आप याद रखिएगा। आगे देखिए अगले फैक्ट पे आते हैं हम लोग अपने। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली क्या है? तो आपको बता दें खेती की सबसे अधिक पुरातन प्रणाली झूम कृषि है। झूम कृषि आपकी खासतौर से भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में होती है झूम कृषि। इसमें क्या होता है, किसान एक जगह पर जो है खेती करता है, उसकी उर्वरा शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो वहाँ से फिर दूसरे स्थान पर जाके खेती करने, जंगलों को काट के दूसरे स्थान पर खेती करने लग जाता है। तो इस कृषि को हम झूम कृषि कहते हैं। नहीं, झूम झूम के खेती हो रही है, कहने मतलब कभी यहाँ पे स्थान चेंज होते रहते हैं इसके जो है, और ये भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में खास तौर से होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, झूम खेती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा बहुत जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला हमारा फैक्ट बेटा क्या है, मेघ विजन या क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या है या मेघ विजन क्या है? तो इसमें आप जानते हैं जैसे कृत्रिम वर्षा हम लोग कराते हैं, वही मेघ विजन कहलाता है। तो इस मेघ विजन में कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, तो उसका प्रयोग किया था। और आयोडीन के जो यौगिक हैं, हाँ, तो आप ध्यान रखिए सिल्वर आयोडाइड जो है, सिल्वर आयोडाइड खासतौर से जो उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? मेघ विजन में। तो यहाँ पे आपके 2 हैं, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और सिल्वर आयोडाइड। ये 2 यौगिक ऐसे हैं जो कि आपके मेघ विजन के लिए उपयोग किया था। इनको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखिए अब क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन है? कौन सा यौगिक है? देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि ओजोन परत जो है, तो ओजोन परत को जो है सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहा जाता है इसको। ये आपके जैसे फ्रिज वगैरह प्रसिद्ध है, इन सब से निकलती है फ्रिज वगैरह से, तो CFC जो है फ्रिज से निकलती है। तो ये ध्यान रखिएगा आपका जो है इसका
ओजोन परत को सबसे अधिक जो क्षरण कर रहा है वो आपका CFC कर रहा है। ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। तो ध्यान रखिए ओजोन परत हम लोगों की सुरक्षा परत है एक तरीके से। अगर ओजोन परत यहाँ पे नहीं होगी तो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह जो है सूर्य से जो निकलती हैं हानिकारक किरणें वो हम तक पहुँचेंगी, जिससे आपके स्किन कैंसर वगैरह होने के चांसेस हैं। तो अब इसके बाद दूसरा विध्वंसक कौन है जो आपको ओजोन परत को करता है दूसरे नंबर पर? पहले नंबर पे CFC है, दूसरे नंबर पे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन समझिएगा, CFC जो है ओजोन परत को सबसे अधिक जो है आपका विध्वंस करता है। उसका दूसरे नंबर पर जो विध्वंस करता है आपका ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यौगिक है। आगे देखिए अगला हमारा फैक्ट बेटा क्या है, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? देखिए ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने लगाया। किसने लगाया? जोसेफ फॉरमैन ने लगाया। तो ये ध्यान रखिएगा, ओजोन परत के जो है क्षरण का पता जोसेफ फॉरमैन ने लगाया, जो कि इंग्लैंड के थे। 1985 में उन्होंने पता किया था ओजोन परत जो है क्षरण के बारे में। आगे चलते हैं अगले फैक्ट में हम लोग। देखिए अगला फैक्ट हमारा क्या है, अगला फैक्ट हमारा दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? देखिए दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक टेनेसी नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक टेनेसी नदी को कहा जाता है। अगला फैक्ट हमारा देखिए क्या है, भारत की दामोदर नदी परियोजना टेनेसी घाटी की अनुकृति है। मतलब जैसे टेनेसी नदी को अमेरिका का नरक कहते हैं, वैसे भारत में दामोदर नदी परियोजना को भी नरक कहा जाता है। आगे देखिए आपका उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। यानी उत्तर भारत में जो है अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मेरुदंड क्या है आपका? आपकी गंगा नदी है, क्योंकि आपका उत्तर भारत जो है कृषि प्रधान एरिया पड़ता है और यहाँ पे गंगा नदी जो है, गंगा बेसिन जो है सबसे बड़ा जो है जल स्रोत का जो है साधन है। इस वजह से आपका जो है गंगा नदी क्या है? मेरुदंड कही जाती है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी कही जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्तर भारत में। आगे देखिए मिस्र नील नदी का वरदान है। मिस्र क्या है आपको? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। नील नदी जो है वहाँ पे वरदान का कार्य करती तरीके से, क्योंकि वहाँ की सबसे अधिक 2/3 आबादी जो है नील नदी घाटी में ही निवास करती है, उसी के आसपास एरिया पे निवास करती है। अब आगे देखिए अगला फैक्ट हमारा बेटा क्या है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी क्या कहते हैं हम लोग? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछा गया है, कई बार वो पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस के रिसाव के कारण हुआ था। क्वेश्चन आता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है किस गैस के कारण हुआ था, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था वहाँ पर? तो गैस का रिसाव हुआ था MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। बहुत बड़ी घटना थी ये। आगे देखिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया। क्वेश्चन क्या है आपका? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। आगे देखिए अगले फैक्ट हमारा क्या है बेटा, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसको दी जाती? अर्नेस्ट हैकल को दी जाती। क्वेश्चन समझिएगा, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसको दी जाती? अर्नेस्ट हैकल को दी जाती। अर्नेस्ट हैकल कौन है? पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। पारिस्थितिकी के वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी क्या करते हैं हम लोग? वातावरण और जीव समुदाय का जो पारस्परिक सहयोग है या पारस्परिक उनका सहयोग, उसके अध्ययन किया जाता है। किसमें? पारिस्थितिकी में किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला फैक्ट क्या है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर किस पर करता है? तो रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश जो है, प्रकाश की उपलब्धता पर निर्भर करता है रंध्रों का खुलना और बंद होना। रंध्रों से आपके जो पेड़ पौधे जो है श्वसन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रंध्र आपके पाए जाते हैं पत्तियों में। आगे देखिए विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आपको बता दें कि विटामिन A और D जो होते हैं प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकाश में ही इनका निर्माण होता है। इसलिए आपने देखा है विटामिन D कि धूप जो है हल्का सा धूप सेकें और उसके बाद विटामिन D का निर्माण हमारी त्वचा के अंदर होता है। तो विटामिन D को हम हार्मोनल विटामिन B इसलिए कहते हैं क्योंकि विटामिन D हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता है, ये हमारी त्वचा में ही इसका निर्माण होता है और ये प्रकाश में होता है, सूर्य के प्रकाश में। इसलिए सुबह सुबह जो गुनगुनी धूप ली जाती है उससे आपका क्या है, विटामिन D का निर्माण हमारी त्वचा में जो है होता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन D को हार्मोनल विटामिन कहते हैं। A का भी निर्माण हमारी त्वचा में ही होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है का निर्माण। तो ध्यान रखिए विटामिन जो है, विटामिन तथा कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह याद रखिएगा। आगे देखिए अगला फैक्ट क्या हमारा,
देखिए बेटा, अगला फैक्ट हमारा है, अल्पाइन वृक्ष की ऊंचाई 3600 से 4000 मीटर होती है और ये भारत में मिलते हैं। अल्पाइन वृक्ष कहाँ मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। इनकी ऊंचाई क्या होती है? 3600 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक होती है। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। आपको बता दें जैसे कि जो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, इसका मतलब जैसे आपने हमारे यहाँ धान के खेत जो होते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? आपकी मीथेन। यानी दलदली क्षेत्र जो होते हैं, तो दलदली क्षेत्र में क्या होता है? वनस्पतियाँ सड़ती हैं, इसी वजह से वहाँ पे मीथेन गैस निकलती है, इसलिए मार्स गैस या कहा जाता है इसको, मीथेन गैस को। आगे देखिए, पौधे के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ किसमें होते हैं? ह्यूमस। तो ह्यूमस मिट्टी होती है, तो मिट्टी में आपका जो है जिसको ह्यूमस कहा जाता है, तो ह्यूमस में पौधे के सभी पोषक तत्व जो होते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, वो सारे पौधों के पोषक तत्व जो है ह्यूमस में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट पे अपने। देखिए अगला फैक्ट हमारा क्या है? अगला फैक्ट, सर्वाधिक उर्वर दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी है। तो सबसे अधिक आपकी उर्वर मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ये आपकी क्या होती है? सबसे उर्वर मिट्टी होती है। सबसे उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी में होती है। आगे देखिए बच्चों, हमारा फैक्ट क्या है? वायुमंडल की गैसें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन हमेशा और हमेशा एक आध प्रश्न उठता ज़रूर है, तो इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा इस जगह को, इस वीडियो को, और इसको याद जरूर कर लें। वायुमंडल की गैसें यानी एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली वायु में अनेक गैसें निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं। यानी वायुमंडल में जो है, जो वायु पाई जाती है, वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं, उन गैसेस का जो है सबकी एक निश्चित मात्रा होती है। इनकी मात्रा में परिवर्तन प्राय वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। यानी वैसे परिवर्तन इनमें नहीं होता है इसकी मात्रा में, लेकिन जब वायु प्रदूषण होता है तो इनकी मात्रा में कम या ज़्यादा हो जाता है प्रदूषण की वजह से। तो वायु में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें वायु के आयतनानुसार निम्नलिखित हैं। ये ध्यान रखिए, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है कितनी? 21%। तो क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21% पाई जाती है। CO2 कितनी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है। सबसे अधिक पाई जाती है क्या? नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी। जल वाष्प जो है 0.05% से लेकर 1% के बीच पाई जाती है। इसके बाद आर्गन, आपकी आर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93%। आपको ये बता दें, क्वेश्चन ये ऐसे बनता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में और जो आपकी गैस है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कौन सी अक्रिय गैस ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है? तो आपकी आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, अक्रिय गैस है, ये इनर्ट गैस है, तो इसको याद रखना। इनर्ट गैस में अगर पूछता है तो आपका आर्गन जवाब आएगा 0.93%। इसका नियान आपका 0.001%। हीलियम आपकी 0.0005%। इसका मीथेन आपकी 0.00017% पाई जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर्गन आपको याद रखना है, क्योंकि इनर्ट गैस पूछ सकता है, आपका अक्रिय गैस पूछ सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आर्गन। यानी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आर्गन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। आगे देखिए, इसके अलावा कुछ गैसें कारखानों की चिमनियों व ज्वालामुखी से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, इसके जो ऊपर गैसें मैं बताया उसके अलावा कुछ गैसेस जो हैं वो कारखानों की चिमनियों से निकलती हैं व ज्वालामुखी से निकलती हैं, तथा कुछ गैसें जो हैं पौधों के सड़ने से भी निकलती हैं। जैसे कि आपका देखिए, कारखानों से जो गैसें निकलती हैं, कारखानों की चिमनियों से जो गैसेस निकलती हैं या ज्वालामुखी से जो निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये गैसेज जो होती हैं ये आपकी जो है जो भी कारखाने हैं उनकी चिमनियों से या ज्वालामुखी से निकलती हैं। इसका मीथेन आपकी जो गैस है वो वनस्पतियों के सड़ने से बनती है। तो वनस्पतियों के सड़ने से जो गैस निकलती है वो कौन सी है? मीथेन गैस होती है आपकी। उपयुक्त गैसों के अलावा वायु में धूल के कण भी पाए जाते हैं, कार्बन यानी धुआं पाया जाता है, इसके बाद शीशे के कण पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अशुद्धियों के रूप में जानते हैं। यानी वायुमंडलीय अशुद्धियाँ जो होती हैं, क्वेश्चन हो सकता है कि वायुमंडलीय अशुद्धियों के रूप में जो है वायु में क्या पाया जाता है? तो वायुमंडलीय अशुद्धियों के रूप में जो पाया जाता है वो धूल के कण पाए जाते हैं, कार्बन पाया जाता है यानी धुआं, और शीशे के कण। ये आपके वायुमंडलीय अशुद्धियाँ होती हैं। वातावरण में O2, CO2 और नाइट्रोजन यानी N2 तथा जल वाष्प का चक्रीकरण होता रहता है। चक्रीकरण का तात्पर्य ये है
कि ये आपस में चक्रण इनका चलता रहता है। ये O2 कोई लेता है पौधा, उसका छोड़ता है, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। यानी वायुमंडल में जो चक्रीकरण चलता है वो किन गैसों का चलता है? O2, CO2 और N2 का चक्रीकरण चलता है, और जलवाष्प का। आपको ये बता दें कि ये सभी गैसें जो हैं पौधों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यानी पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है आपका? O2, CO2 और N2। तो ये ध्यान रखिएगा, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती हैं गैसेस आपकी, वो O2 है, CO2 और N2 होती है। पौधे O2 का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो O2 का प्रयोग पौधे करते हैं श्वसन क्रिया के लिए। यानी श्वसन में जो गैस ये लेते हैं वो कौन सी होती है? O2 होती है। CO2 गैस का प्रयोग ये प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण पौधे जो गैस लेते हैं तो उसको हम कौन सी गैस बोलेंगे? CO2 गैस। यानी प्रकाश संश्लेषण गैस जो लेते हैं वो CO2 लेते हैं, और श्वसन क्रिया में जो गैस लेते हैं वो O2 लेते हैं। यानी हम लोग भी O2 लेते हैं श्वसन में, क्योंकि पेड़ पौधे भी हमारी और आपकी तरह ही लिविंग थिंग्स हैं, यानी जीवित हैं। और जितने भी जीवित होंगे वो सारे के सारे जीव क्या होंगे? आपके श्वसन क्रिया करेंगे, और श्वसन क्रिया में O2 गैस को लेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। N2 का प्रयोग जो है प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि N2 का निर्माण पौधे किस रूप में करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में N2 का प्रयोग होता है। तथा जल वाष्प का प्रयोग जैविक क्रियाओं में करते हैं। यानी पौधों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो जल वाष्प की वजह से होती हैं। तो जल वाष्प आपकी जैविक क्रियाओं में सहायक होती है। धूल के कण पौधों की पत्तियों की सतह पर जम जाते हैं, जिनसे क्या होता है? रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र यानी पौधे जिससे श्वसन करते हैं उसको रंध्र कहा जाता है। तो वो रंध्र आपके बंद कब हो जाते हैं? जब आपके धूल के कण पौधों की पत्तियों में जम जाते हैं। और श्वसन व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। कभी कभी क्रियाएं पूर्णतः बंद भी हो जाती हैं पौधे में, जिससे पौधे क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं। यानी पौधे जो है समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हमारा इतनी ही जानकारी आपके लिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो लगातार देखते रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपके बीच हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें इसको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।